हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर रासायनिक बलगतगी पढ़ रहे थे और हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो आज ये इसके न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 3 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 3 वीडियो है आपका न्यूमेरिकल रासायनिक बलगतगी चैप्टर के। ठीक है, और आज की इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को हम लोग इस वीडियो पे सॉल्व करेंगे। और ये जितने भी न्यूमेरिकल्स होने वाले ना यार, ये सभी पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके यार सब न्यूमेरिकल्स को आपको भी हमारे साथ सॉल्व करते चलना है। ये जान लो यार, इनसे न्यूमेरिकल आपके फंसेंगे जरूर। ठीक है, इसलिए आपको इन्हें अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आपका रासायनिक बलगतगी चैप्टर के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो बात करें अगर ये न्यूमेरिकल्स का पार्ट नंबर 3 वीडियो है। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उस पे जाके आप देख सकते हो। क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उस पे आपके सारे वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलो न्यूमेरिकल्स को शुरू करते हैं। सब लोग अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल लो और क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व करते चलना। देखो, पहला नंबर क्वेश्चन जो हमने आज की वीडियो का लिया है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये पिछले वर्षों पे पूछा भी जा चुका है, तो इसे हमारे साथ सॉल्व करने का प्रयास करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है तो बताइए कि कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन है आपके पास। क्या कह रहा है? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है तो बताइए कि कितने समय में यह प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, जो पेपर होने वाला आपका आगे, उस पर इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप देखना। ठीक है, तो इसलिए आपको इनको अच्छे से समझना है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है ना, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप एक दो बार पढ़ो और उस पर जो जो दिया गया उसको लिखते चलो। सबसे पहला शब्द है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो आपको यहां पे लिख देना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात हुई, हमने लिख दिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और जब आपसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाए, तुरंत आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दोनों सूत्र भी याद होने चाहिए। कौन कौन से सूत्र? पहला सूत्र होता है T = 2.303 अपॉन में K लॉग बेस में 10 A/A-x। पहला सूत्र तो ये होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। दूसरा सूत्र होता है अर्धायुकाल का T1/2 = 0.693 अपॉन K। ये दोनों फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप कोई भी सूत्र कोई भी सवाल लगा सकते हो, क्योंकि जितने भी प्रथम कोटि अभिक्रिया वाले होंगे उनमें यही दोनों सूत्र आपके यूज होंगे। ठीक है, तो इनको आपको जरूर सूत्रों को याद कर लेना है। आप क्वेश्चन पे कहा गया था सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया, हमने लिख दी, फिर आपसे कहा दोनों सूत्र याद होने चाहिए, आपको दोनों सूत्र भी याद हो गए। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन। कह रहा है यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में क्या रह जाता है? आधा रह जाता है। मान लो कोई पदार्थ है, उसकी कुछ प्रारंभिक मात्रा है, वो क्या होता है? प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में क्या रह जाता है? आधा रह जाता है। तो ये 100 मिनट यहाँ पे क्या दिया गया? अर्ध आयु काल दिया गया है, क्योंकि अर्ध आयु काल पे हमने आपसे कहा था कि अगर मान लो कोई पदार्थ है, उसकी कुछ प्रारंभिक सांद्रता, अगर वो प्रारंभिक सांद्रता का जितने समय में आधा रह जाए उसे अर्ध आयु काल आप बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहा गया कि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा, उसकी कोई प्रारंभिक मात्रा है, उसका इतने मिनट में आधा रह जाता है, तो मतलब ये जो 100 मिनट दिया गया, ये आपको अर्ध आयु दिया गया है T1/2 का मान। T1/2 बराबर दिया गया 100 मिनट। जब भी आधा रह जाए की बात करें तो आप जान जाना अर्ध आयु काल दिया गया। क्या दिया गया है? अर्ध आयु काल या अर्धायु दिया गया T1/2 बराबर 100 मिनट। ठीक है, अब कह रहा है कि बताइए कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रहेगा। वो समय बताओ जिसमें वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का कितना रह जाए? 1/4 मतलब 1/4 रह जाए, ये बताओ। ठीक है, ये चीज आपसे पूछ लिया गया है। आपसे कह रहा है वह समय बताओ, T का मतलब टाइम या समय, वह समय बताओ जिसमें अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4, 1/4 का मतलब 1/4, वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाए, मतलब 1/4 रह जाए, तो वो समय आपको बताना है। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अर्धायु काल दिया गया है, T1/4 का मान पूछ रहा है, आसानी से निकाल लेंगे।
सबसे पहली बात यही थी कि आपको इतना ही समझना था, अगर इतना समझ गए तो पूरा सवाल आसान है। ठीक है, क्या कह रहा था एक बार फिर से पढ़ लो। ठीक है, क्वेश्चन को पहले प्रथम कोटि की अपक्रिया की बात हुई थी, हमने लिख दिया, दोनों सूत्र हमने याद कर लिए। फिर बात हुआ यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है तो मतलब वो अर्धायुकाल दिया गया 100 मिनट, T1/2 का मान 100 मिनट। फिर कह रहा है बताइए कितने समय में वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा, मतलब वह समय बताना है आपको जिसमें वो पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाए, मतलब 1/4 रह जाए। तो आपको वह समय बताना है, मतलब T1/4 बताना है। 1/4 का मतलब होता है 1/4, मतलब 1/4 समय बताना है, तो T1/4 का मान निकालना है। एकदम सिंपल तरीके से अभी निकालोगे। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन पे हमने देखा हमें T1/2 दिया है और निकालना है T1/4, मतलब 1/4 समय। ठीक है, प्रारंभिक मात्रा का 1/4 समय निकालना है। तो जब T1/2 दिया गया है तो आप इस सूत्र का यूज करके आप K का मान निकाल सकते हो। इस सूत्र का यूज करके आप K का मान निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला सूत्र रखते हैं। ठीक है, ये वाला सूत्र सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, T1/2 बराबर 0.693 अपॉन K। ये वाला सूत्र हमने लगा दिया, T1/2 बराबर 0.693 अपॉन K, जहाँ T1/2 अर्धायुकाल और ये K वेग स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू रख दो T1/2 की 100 इक्वल टू 0.693 अपॉन K। ठीक है, T1/2 की वैल्यू 100 इक्वल टू 0.693 अपॉन K का मान निकाल लो, तो K का मान आ जाएगा यहाँ से 0.693 अपॉन 100। ये आपका वेग स्थिरांक K का मान आ जाएगा 0.693 अपॉन 100। एकदम सिंपल तरीके से आपने निकाल लिया K का मान। ठीक है, K का मान निकल गया। अब निकालना क्या, T1/4। अब ये कैसे निकलेगा, बात ये आती, सबके मन में यही बात आ रही, तो ये निकलेगा इस वाले सूत्र से, T बराबर 2.303 अपॉन K log बेस में 10 A अपॉन A माइनस x से। ठीक है, इस सूत्र से आपका T1/4 का मान निकलेगा। कैसे निकलेगा अभी आपको बताएंगे पूरा, अभी आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, तो सिंपल आपको निकालना क्या है, T1/4। तो यहाँ पर से सूत्र हमने आपको बताया था T बराबर 2.303 अपॉन K log बेस में 10 A अपॉन A माइनस x, यही सूत्र बताया था आपको। अब निकालना क्या है, 1/4 का मान, तो यहाँ पे 1/4 1/4 समय निकालना, प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाए, मतलब 1/4 का मतलब T1/4 का मान निकालना है। तो यही वाला सूत्र लग जाएगा, T1/4 बराबर 2.303 अपॉन K log बेस में 10 A अपॉन A माइनस x। अब बात करें यहाँ पे हमें क्या क्या पता है और क्या क्या निकालना है वो समझो। K का मान आपने पता ही कर लिया, यहाँ से देखो K निकल आया है। अब बात आती A का मान नहीं पता और A माइनस x का मान नहीं पता। अब बात आती इसका मान कैसे पता किया जाए। तो यहाँ पे जो स्मॉल a लिखा हुआ है इसे बोला जाता है पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा। तो यहाँ से लिख देते हैं सबसे पहले माना पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा। ठीक है, लिखते हैं माना पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा। ठीक है, माना पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा, यही A है तो A ही मान लो। माना पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा कितनी है, स्मॉल a। अब बात आती है A माइनस एक्स। A माइनस एक्स का क्या मान होगा, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक मात्रा का कितना रह जाता है, 1/4 रह जाता है। तो जब 1/4 रह जाए या आधा रह जाए या 3/4 रह जाए तो वहाँ पे ये जो A माइनस एक्स है इसका सीधा सीधा मान आपको 1/4 ही हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा। और प्रारंभिक मात्रा अगर A है तो A का आपका 1/4 हो जाएगा, मतलब A/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझने का प्रयास करो क्या कह रहा है मैं आपसे। देखो हमने कहा कि आपका जैसे कह रहा है प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा, तो अगर प्रारंभिक मात्रा A है तो उसका 1/4 कितना हो जाएगा, A/4। ठीक है, क्योंकि अगर प्रारंभिक मात्रा 100 है तो उसका 1/4 क्या हो जाएगा, 100/4 मतलब 25। ठीक है, यही चीज़ तो सिंपल है कि अगर प्रारंभिक मात्रा A तो उसका 1/4 मतलब A/4, अगर 100 है तो उसका 1/4 100/4। ठीक है, अर्थात 25। तो ये चीज़ आपको मान लेना है, सिंपल। ठीक है, A का मान हो गया आपका प्रारंभिक मात्रा, A माइनस एक्स क्या है आपका T समय बात की सांता होती है, लेकिन 1/4 की बात कर दे तो सीधा सीधा आपको उसी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 कर देना, मतलब A/4 कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ सारी वैल्यू रखते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, T1/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन K का मान यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको नोट कर दो, 0.693 अपॉन K। ठीक है, सॉरी K कहाँ से आ गया, 100, ये देखो 0.693 अपॉन 100, तो इसको लिख दो 100। ठीक है, इंटू लॉग बेस में 10 है तो बेस में 10, A की वैल्यू A ही हमने मानी है, A माइनस एक्स की जगह हमने A/4 मान लिया। ठीक है, कैसे, क्योंकि प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाता है इसलिए A/4 हो गया। ठीक है,
अब इसे आगे सॉल्व किया जाए। केवल हमने k का मान रखा, a की जगह a ही रखा, a माइनस एक्स की जगह a/4 रखा। अब इसे आगे हल किया जाए तो t1/4 इक्वल टू, आप देखोगे 100 सबसे नीचे, ये 100 बाद में चला जाएगा ऊपर गुणे पे, तो 2.303 इंटू 100, ठीक है, और बटे में 0.693, ठीक है। 2.303, ये 100 सबसे नीचे था, ये सबसे नीचे होने की वजह से सबसे ऊपर चला जाएगा गुणे पे, तो यहाँ पे इस पे ये 100 का गुणा हो गया जाके, तो 2.303 और गुणे 100 बटा 0.693, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग बेस में 10। अब जैसा यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला था इसका ऊपर गुणा हो गया, वैसे यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला होगा उसका ऊपर गुणा हो जाएगा। ये जो 4 है इसका सबसे ऊपर गुणा हो जाएगा, तो a इंटू 4 बटे में a, ये बच जाएगा, ठीक है। ये जो सबसे नीचे 4 है ऊपर चला जाएगा, तो a इंटू 4। अब यहाँ पे a से a हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा कितना, t1/4 इक्वल टू 2.303 इंटू 100 बटा 0.693, और यहाँ पे है लॉग बेस में 10 और आगे 4 बच जाएगा, ठीक है। इतनी वैल्यू बचेगी 2.303 इंटू 100 बटा 0.693, लॉग बेस में 10 और आगे 4। आप देखो इस 4 को आप चाहो तो ये 2 की पावर 2 भी लिख सकते हो, इस 4 को चाहो तो 2 की पावर 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 की पावर 2 का क्या मतलब होगा, 2 का वर्ग मतलब 4, 2 का वर्ग 4 ही तो होता है, तो आप इस 4 को 2 की पावर 2 या 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब बात आती है ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें एक सूत्र पता है लॉग का, हमें एक सूत्र पता है लॉग m की पावर n बराबर n log m होता है, ये वाला सूत्र हमको पता है। तो अगर आपको भी ये वाला सूत्र पता है तो आप इसको आगे हल कर सकते हो, क्योंकि m की पावर n बराबर होता है n log m। वैसे अगर log 2 की पावर 2 है, log 2 की पावर 2 है, तो आप उसे क्या लिख सकते हो, जो पावर में होता है वो पहले आ जाता है, पावर में पहले आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे आगे log लग जाएगा, और ये जो m था m की जगह क्या है 2, तो 2 log 2 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से log m की पावर n पे क्या हुआ, जो सबसे ऊपर पावर पे वो पहले आ गया n, फिर log लिखो, फिर ये m लिख दो, तो उसी प्रकार log 2 की पावर 2 को लिख दोगे 2 log 2। तो यहाँ पे आगे हल करने पे यही हो जाएगा। तो इसे हल करते हैं, t1/4 इक्वल टू 2.303 इंटू 100 बटा 0.693 और इंटू, आप इसे आप क्या लिख सकते हो, log 2 की पावर 2 को 2 log 2, और किस सूत्र से, log m की पावर n बराबर n log m से, तो इसे लिख देंगे 2 log 2। बेस में 10 है, बेस में 10 लगा दो, आगे 2, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, t1/4 इक्वल टू 2.303 इंटू 100 बटा 0.693, और log 2 की पावर 2 को 2 log 2 लिख दिया गया, ठीक है। अब इतना आ जाने के बाद इसके आगे का हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि जगह भर चुकी है, ठीक है। इसके आगे का यहाँ पे सॉल्व कर दिया जाए। अब एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं, जितना बचा पहले लिख दो। t1/4, देखो ब्लैक से ही लिखें, चल नहीं रहा, ठीक है। t1/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन में 0.693, और इंटू में 100 भी है, 100 भी लिख लो, ठीक है। ये वाली वैल्यू लिख दी, फिर है 2 log 2, 2 log 2। अब बात आती log 2, log 2 का भी कुछ मान होता है 0.3010, ठीक है। log 2 का मान होता है 0.3010 या 0.3010। यहाँ पे कोष्टक पे लिख देना, चूंकि log 2 का मान होता है 0.3010, ठीक है। log 2 का मान होता है 0.3010, तो हमने log 2 का मान रख दिया 0.3010, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आप देखो क्या होगा, इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर से आ जाएगा t1/4 इक्वल टू, आप इस 2.303 का इस 0.3010 से गुणा कर दो तो आ जाएगा 0.693, ठीक है। अगर आप इस 2.303 का इस 0.3010 से गुणा करोगे तो आएगा 0.693, फिर इस 2 का इस 100 से गुणा कर दो तो आ जाएगा 200, और बटे में भी है 0.693, ठीक है। देख सकते हो हमने कैसे किया, 2.303 का अगर 0.3010 से गुणा करोगे तो आएगा 0.693, बटे में भी 0.693 है, और इनटू में है आपका 100, 100 का 2 से गुणा कर दो। यहाँ पे 100 लिखा हुआ है या 100 लिखा हुआ है, ठीक है। इस 100 का 2 से गुणा कर दोगे 200 आ जाएगा। अब यहाँ पर से 0.693 से 0.693 कैंसिल, बचा केवल 200 या 200, 200 मतलब, ठीक है, 200 या 200, 200 मिनट आंसर, यही आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। देख सकते हो आंसर, ठीक है। तो देख सकते हो 200 मिनट आपका आंसर आ चुका है।
सिंपल सी बात थी। क्वेश्चन कह रहा था प्रथम कोटि की अपक्रिया यदि कोई आपका कह रहा था यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है तो एक चौथाई कितने मिनट में रह जाएगा, 200 मिनट में एक चौथाई रह जाएगा। आधा अगर 100 मिनट में रहता है तो एक चौथाई 200 मिनट में रह जाएगा। कैसे आपने निकाला, इस तरह से। ठीक है, कुछ नहीं था यार, सवाल एकदम आसान था। क्या किया, सबसे पहले जो जो दिया हो वो लिख लो। आपसे कह रहा था 100 मिनट में आधा रह जाता है, मतलब अर्धायु दिया गया था 100 मिनट। फिर कह रहा था कितने समय में एक चौथाई रह जाएगा, तो मतलब T1/4 निकालना था। सबसे पहले अर्धायु का सूत्र लगाया, इससे हमने वेग स्थिरांक के का मान निकाल लिया। अब एक चौथाई की बात हो, 3 चौथाई की बात हो, कितने भी चौथाई की बात हो, तो सिंपल यहाँ पे ये वाला सूत्र लगाना, प्रारंभिक सांता ए मान लेना, और जितने जैसे एक चौथाई कहा तो अगर प्रारंभिक सांता ए तो उसका एक चौथाई मतलब A/4। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जगह ए ही हो गया, A-6 की जगह A/4। आगे पूरा हल किया गया, फिर यहाँ पे log m की पावर n का सूत्र लगा, फिर इसके बाद log 2 का कुछ मान लगा, और आगे आपका 200 मिनट पूरा आंसर आ चुका है। आशा करते हैं सबको ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। कोशिश की पूरा आपको समझा दे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। ये चीज़ जान लो यार, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको सबसे ज़्यादा पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं एक एक न्यूमेरिकल को अच्छे से समझने का प्रयास करो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी मस्त है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ते इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़ो, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, तो आप उसका वेग स्थिरांक ज्ञात करो। कैसे ज्ञात कर सकते हो, चलो सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, बस यही करना है आपको, वही चीज़ करना है जो आपको दिया हो वो सबसे पहले नोट करो। ठीक है, कंजूसी नहीं करनी, जो दिया उसको नोट करो जरूर। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आपको लिखना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया दी गया, सबसे पहले उसी को लिख लो, और आपको तुरंत उस प्रथम कोटि अभिक्रिया के दोनों सूत्र भी पता हो जाने चाहिए। ठीक है, सूत्र पता हो गया। अब कहा गया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है। ठीक है, 100 सेकंड मतलब टी का मान दिया गया है 100 सेकंड, समय 100 सेकंड दिया गया है, और कितनी संपन्न होती है, 50% संपन्न होती है, 50% संपन्न होती है। ठीक है, इतने में कितना होता है, 50% अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, मतलब 100 सेकंड में 50% पूर्ण हो जाती है। अब कहा गया अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये चीज़ आपको दिया गया है। कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड मतलब टाइम 100 सेकंड है, उसमें 50% अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के का मान ज्ञात करो। तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात कर सकते हो, समझो। यहाँ पे सूत्र सिंपल आपको वही लगाना है। ठीक है, सूत्र सिंपल आपको वही लगाना है, T = 2.303/K log बेस में 10 A/A-x, यही वाला सूत्र लगा दो, आंसर आपके सामने। ठीक है, कैसे आएगा, देखो T का मान तो पता है, K का मान आपको निकालना है, और 50% संपन्न की बात है, तो यहाँ पर से सबसे पहले क्या करते हैं, अभिकारक की सांद्रता लिखते हैं, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता, ये समझ लेना, प्रारंभिक लिखा है। माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए है, जैसे पहले क्वेश्चन पे किया वैसा है। माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए, तब यहाँ पर से A-x जो t समय पश्चात की सांद्रता, इसका मान क्या हो जाएगा, अगर प्रारंभिक सांद्रता ए जैसे उस पर क्या था, एक चौथाई था, अगर प्रारंभिक सांद्रता ए तो आपका जो A-x का मान हुआ था वो क्या हो गया था, A, और A/4 हमने कर दिया था, और ये A/4 आया ऐसे था कि A आपका प्रारंभिक स्थान था 1/4, तो 1/4 का गुणा हो गया था। ठीक है, 1/4 का गुणा हो गया था, तो A × 1/4 मतलब A/4 ऐसे आया था। वैसे ही अगर प्रारंभिक स्थान था A है तो A-x की जगह क्या हो जाएगा, A-x की जगह क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रारंभिक सांद्रता रखो A, और फिर उसका निकाल दो 50%। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए 100 से भाग किया जाता है, सबको पता है। ठीक है, तो 50% है तो सिंपल यहाँ पे सबसे पहले 50 लिखो, और प्रतिशत की बात है इसलिए 100 से भाग कर दो। जब भी प्रतिशत की बात करें 100 से भाग कर देना। ठीक है, 90% हो तो 90 लिखो और 100 से भाग कर दो, 50% तो 50 लिखो और 100 से भाग कर दो, बस ये करना है। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता ए हो गई, बाद वाली सांद्रता जो A-x का मान हुआ 50% की बात है, इसलिए A × 50/100 परसेंट है, इसलिए 100 से भाग।
जैसे उस पे था ए था, प्रारंभिक स्थान था, 1/4 की भाग थी, तो ए गुणा 1/4 a/4 हो गया था। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे था। अब इसे हल करते हैं, यहाँ से हल करोगे 50 दूना 100, तो इसका मान आ जाएगा a/2। ठीक है, 50 से काट दिया, 50 दूना 100, तो a/2 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मान रखो, आंसर निकाल लो। टी का मान रखो सबसे पहले 100, तो 100 रख दो टी का मान, बराबर 2.303 अपॉन के, और आगे है लॉग बेस में 10, ए का मान रख दो, ए का मान है ए, बटे में a माइनस एक्स का मान है a/2, तो a/2 रख दो। ठीक है, सारी वैल्यू रखा और कुछ नहीं किया। टी का मान 100 है, बटे में 2.3 बराबर में 2.303 अपॉन के का मान तो निकालना ही है। लॉग बेस में 10, ए की जगह ए ही है, a माइनस एक्स की जगह a/2। आगे इसे हल कर देते। ठीक है, आप देखो यहाँ पर से के का मान निकाला है, तो के को हम लोग ले लेंगे इधर, तो के बराबर हो जाएगा 100, आपका ये इधर है, ये आ जाएगा नीचे, तो 2.303/100। ठीक है, क्या हुआ, सिंपल, के आपका इसकी जगह आ गया और ये जो 100 है ये के की जगह आ गया, तो के बराबर 2.303/100। आगे है लॉग बेस में 10, और फिर यहाँ है a बटे में a/2, ये जो 2 सबसे नीचे ये चला जाएगा ऊपर गुणे पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a गुणा 2/a। ठीक है, समझ सकते हो, जो 2 सबसे नीचे ये चला जाएगा ऊपर, तो गुणे पे हो जाएगा, तो a गुणा 2 ऊपर हो जाएगा, ये 2 का गुणा ऊपर, तो a गुणा 2/a। अब यहाँ पर से a से a कैंसिल। ठीक है, a से a कैंसिल, बचेगा क्या, k इक्वल टू 2.303/100। ठीक है, और गुणे पे क्या हो जाएगा, लॉग बेस में 10 और यहाँ पे 2। ठीक है, क्योंकि a से a कैंसिल हो गया तो 2 बच गया, 2 बच गया ना। अब log 2 का सबको मान पता, अभी बताया था log 2 का मान याद कर लो, log 2 का 0.3010 होता है। ठीक है, 0.3010, तो यहाँ पे रख दो इसका मान, तो 2.303 बटे में 100, और log 2 का मान रख दो 0.3010। ठीक है, log 2 का मान रख दो 0.3010। ठीक है, अब ऊपर वालों को गुणा कर लो, तो दोनों का गुणा करोगे आएगा 0.693। हमेशा याद रखना इस चैप्टर पे, 2.303 का 0.3010 से गुणा होगा 0.693 आएगा, बटे में 100। ठीक है, बटे में 100। अब इसे आगे हल करते हैं, तो k बराबर 0.693 ऐसे ही रखो, ये 100 नीचे है, ये अगर आप चाहो तो इस 100 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 2, क्योंकि 10 की पावर 2 बराबर ही 100 होगा। अब ये नीचे 10 की पावर 2 है, ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -2। ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -2। अब आप इसे क्या लिख सकते हो, 6.93, और आपका ये पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये पावर हो जाएगी जाके आपका 10 की पावर -3। ठीक है, तो k बराबर 6.93 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक याद रख लेना, सेकंड इनवर्स होता है, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपका हल हो चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हल हुआ। अब बात करें, देखो कैसे हल हुआ, एक पहले इसको समझ लो, फिर आपको दूसरा तरीका भी बता देते हैं। 2 लाइन का है ये क्वेश्चन, 2 लाइन पे भी हल हो सकता था। सबसे पहले बात थी प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, वेग स्थिरांक ज्ञात करो। आपको 50% कहा गया, इसलिए प्रारंभिक सांता ए मान लो, बाद वाली सांता ए का 50%, मतलब a गुणा 50/100 a/2। यहाँ पर से a की जगह a रखा गया और a माइनस एक्स की जगह a/2, और ये t का मान 100 सेकंड पूरा हल किया गया था, तब ये आंसर आया था। आप चाहते तो इस क्वेश्चन को 2 लाइन पे हल कर देते, कैसे यहाँ पे हम आपको बताते हैं। ठीक है, कैसे हल होता, आपसे कहा गया था 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, 100 सेकंड में 50% संपन्न होती, 50% संपन्न होने का मतलब है आधी अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। देखो पूरा कितना होता है, 100% होता है, पूरा कितना होता है 100%। अगर 100% की जगह 50% संपन्न हो, मतलब अभिक्रिया कितनी संपन्न हुई है, आधी। ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं, कोई भी चीज़ है तो वो 100% पूरी होती है, आधी कितनी होगी, 50%। तो अगर कह रहा है 100 सेकंड में 50% संपन्न हो जाती है, तो इसका कहने का मतलब है 100 सेकंड में आधी अभिक्रिया पूरी हो जाती है। ध्यान समझो, 100% पूरी अभिक्रिया होगी, 50% आधी होगी, तो 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, मतलब 100 सेकंड में आधी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो जब आधी अभिक्रिया का समय दिया गया है, तो यहाँ पे t1/2 का सीधा सीधा मान दिया गया है 100 सेकेंड। ठीक है, t1/2 का सीधा सीधा मान दिया गया है ये 100 सेकेंड। कैसे आपने पता किया, आपसे कहा गया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, मतलब ये आपको 50% आधी अभिक्रिया दिया गया है। तो आधी अभिक्रिया वाला समय को क्या कहते हैं, अर्धायु कहते हैं। आधी अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय को अर्धायु कहते हैं। तो t1/2 बराबर 100 सेकंड। यहाँ से k का मान पूछ रहा था, वेग स्थिरांक। आपको क्या करना था, सूत्र लगाना था, t1/2 बराबर 0.693 अपॉन k, और यहाँ पर से 0.693
के का मान निकालना है, के इधर आ जाता तो के बटे में T1/2 की वैल्यू रख देते 100 और निकालते तो यही वैल्यू आती 6.93 × 10⁻³ सेकेंड, आंसर हो जाता। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता था ये, लेकिन हमने ये तरीका भी आपको बता दिया कि आपकी दोनों तरीके पता होना चाहिए। देखो आपका जैसे पेपर में अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, ये वाला देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, हल्के में ना लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर 2 नंबर का पूछा जाए तो इस तरह से इतना सा हल कर देना, और अगर ज़्यादा नंबर का पूछा जाए 4 नंबर का तो इस तरह से बड़ा सा हल करना, क्योंकि 4 नंबर का पूछा गया इतना 2 लाइन में कर दोगे तो 4 नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जितने नंबर का पूछा जाए उस हिसाब से हल किया जाता है। 4 नंबर का पूछा जाए तो पूरा इस टाइप से आपको हल करना है, 2 नंबर का पूछा जाए तो इतने में हल कर देना। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी, आशा करते हैं सबको समझ में आया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से। आप देखो भैया, देखते अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन ये जान लो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसको भी हल करो। ठीक है, तो मस्त क्वेश्चन है, देख लो खुद। कह रहा है क्वेश्चन, ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा की गणना यह मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता। मस्त क्वेश्चन है, पढ़ लो खुद और बताओ ये कैसे हल होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा का मान निकालो या उसकी गणना करो, और यह मानते हुए करो कि इसका मान ताप के साथ नहीं बदलता। ठीक है, ताप के साथ मान नहीं बदलता। तो ये क्वेश्चन भी मस्त तरीके से हल हो जाएगा। कैसे होगा समझो। ठीक है, कैसे होगा समझो। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया तापमान, तापमान को T से प्रदर्शित करते हैं, T लिख दो। 2 तापमान दिए गए, पहला 293 केल्विन, दूसरा 313 केल्विन। तो पहला तापमान को T1 मान लेते हैं 293 केल्विन, दूसरे तापमान को T2 मान लेते हैं 313 केल्विन। ठीक है, ये 2 तापमान आपको दिए गए। पहला तापमान T1 मान लिया 293 केल्विन, दूसरा तापमान T2 मान लिया 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। मतलब अगर आप 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करते हो तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि माना अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग, माना अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग हमने मान लिया K1। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, जब मान लो आपका तापमान 293 केल्विन था तब आपका वेग स्थिरांक K1 था। जब 293 केल्विन से 313 केल्विन तक बढ़े तब आपका वेग स्थिरांक क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। यही बात है कि जब तापमान में 293 से 313 केल्विन तक वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया का वेग जो होता है 4 गुना हो जाता है। मतलब पहले जो था वो कम था, बाद में वृद्धि करने पर जो तापमान आपने 293 से 313 तक बढ़ा दिया उसकी वजह से वेग क्या हो गया, 4 गुना हो गया। अगर पहले वेग K1 था तो बाद में जो वेग हो जाएगा, जब आपने तापमान बढ़ाया बाद में जो वेग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, मान लो पहले वाला वेग K था तो बाद वाला वेग क्या हो जाएगा, 4 गुणे K, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यही बात है कि पहला देखो 293 से 313 तक आप जाते हो तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। तो मतलब कि पहला तापमान 293, दूसरा तापमान 313। तो हमने माना अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग K है, मतलब जब तापमान नहीं बढ़ाया गया था केवल 293 केल्विन था। जब तापमान बढ़ाया गया तो वेग 4 गुना होगा। तो अगर पहले का वेग K है तो 4 गुना होने के बाद 4 गुना K हो जाएगा, 4 गुणे K हो जाएगा। समझ में आया। आगे देखो, आप कह रहे हैं इस अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा निकालो। संकीर्ण ऊर्जा निकालनी है, संकीर्ण ऊर्जा। संकीर्ण ऊर्जा को EA से लिखते हैं, EA का मान निकालना है। ठीक है, संकीर्ण ऊर्जा को EA से लिखते हैं, इसी संकीर्ण ऊर्जा का आपको मान निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना चीज़ आपको दिया गया है और EA का मान आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। 293 से 313 केल्विन वृद्धि करने पे तापमान में वेग 4 गुना हो जाता है। मतलब प्रारंभिक में जो तापमान है 293 केल्विन है तब उसका वेग जो प्रारंभिक में होगा K होगा। जब 293 से 313 केल्विन तक तापमान बढ़ाओगे तो वेग 4 गुना हो जाएगा, मतलब 4 गुणे K हो जाएगा। आपसे कह रहा है संकीर्ण ऊर्जा की गणना यह मानते हुए कीजिए कि अभिक्रिया मतलब इसका मान तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता, मतलब तापमान के साथ संकीर्ण ऊर्जा का मान नहीं बदलता। ये मानते हुए आपको EA का मान निकालना है। तो चलो निकालते हैं, सूत्र लगा दो बस। देखो सूत्र आपको याद कर लेना, ये वाला log K2 बटा K1 बराबर होता है आपका यहाँ पे EA
अपॉन में 2.303 आर, और यहाँ पे होता है आगे T2 माइनस T1 बटा T1 T2। ये आपका पूरा सूत्र होता है, ठीक है। सूत्र देख लो, सूत्र ये याद कर लेना, log K2 बटा K1 इक्वल टू EA बटे में 2.303 R T2 माइनस T1 बटा T1 T2। ये सूत्र याद कर लेना, यही सूत्र यहाँ पे लगेगा और EA का मान निकल आएगा। संक्रियण ऊर्जा EA को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से हम लोग EA का मान निकालेंगे, सारी वैल्यू रखे, तो चलो वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर से आ जाएगा log K2 का मान, आपको पता है K2 का मान है ये, देखो पहले वाले वेग को K1 मान लेना, पहले वाले वेग को K1 मान लेना, बाद वाले वेग को K2 मान लेना, ठीक है। मतलब पहले जो वेग था उसे K1 मान लो, बाद वाले वेग को K2 मान लो। तो K2 की जगह रख दो 4 गुणे K बटे में K1 की जगह रख दो पहले वाला K, ठीक है। इक्वल टू EA का मान निकालना है बटे में 2.303। R का मान याद कर लेना, R का मान होता है 8.314 और जूल, ठीक है। और मात्रक क्या होता है, केल्विन जूल इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। ये मात्रक होता है शायद, ठीक है, केल्विन जूल इनवर्स मोल इनवर्स, सॉरी यहाँ पे जूल केल्विन इनवर्स होता है, ठीक है। मात्रक जूल केल्विन इनवर्स होता है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये मात्रक होता है, ठीक है। आर का मान याद कर लेना 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो यहाँ पर से आर का मान रख देना 8.314, ठीक है। और आगे फिर बात आएगी T2 माइनस T1। T2 का मान क्या है, ये 313 रख देना, माइनस T1 का मान है 293, तो 293 रख देना, बटे में T1 इंटू T2 मतलब 313 गुणा 293, ये आपको कर देना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले K2 का मान रखा, K2 इसे मान लेना 4 गुणा K हो गया, K1 का मान K हो गया बराबर EA बटा 2.303, R का मान हो गया ये वाला याद कर लो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये रख दो। T2 का मान ये है, T1 का मान ये है और T1 T2 की जगह ये रख दिया गया। अब इसे हल करना है, ठीक है। अब इसे हल करना है यहाँ पे, तो इसे हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। तो सिंपल देखो यहाँ पर से अगर बात करें यहाँ पे K से K तो कैंसिल हो जाएगा, पहली बात K से K कैंसिल हो जाएगा, बचेगा log 4 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा EA बटे में 2.303 इंटू 8.314, और यहाँ पे आगे हल करोगे 313 से 293, 313 से 293 घटाए, 3 में 3 गया 0, 11 9 गया 2, ठीक है। तो 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 20 और बटे में आ जाएगा 313 गुणा 293, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, देख लो log 4 हो गया, उधर EA बटा में 2.303 गुणा 8.314, 313 से 293 घटाया 20 बटे में 313 गुणा 293। आप देखो log 4, इसे आप लिख सकते हो log, यहाँ पे बेस में 10 होता है, ठीक है, बेस में 10 जरूर लिख लेना। ये अब log 4 है, इसको 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। आगे क्या बचेगा, EA बटे में 2.303 इंटू 8.314, और गुणे में यहाँ पे क्या आ गया 20 बटे में 313 गुणे 293, ये चीज़ आपके पास आ गया, ठीक है। 20 बटे में 313 गुणे 293, और 4 की जगह हो गया था 2 की पावर 2, जैसा अभी तक करते आ रहे हो। अब आपको पता है log m की पावर n का सूत्र लगेगा, इसकी जगह हो जाएगा 2 log 2, जैसा अभी पहले हुआ था, ठीक है। आगे EA बटा में 2.303 गुणे 8.314 गुणे 20 बटे में 313 गुणे 293, ठीक है। इसकी जगह ये आप समझ गए ना, ये वाला सूत्र लगा log m की पावर n बराबर n log m, ठीक है। यही वाला सूत्र लगा और आपका पूरा आ गया, ठीक है। log m की पावर n बराबर n log m, वैसे ही log 2 की पावर 2 को 2 log 2 लिख दिया गया, जैसे पहले समझाया था, ठीक है। अब यहाँ पर से 2 गुणे log 2 का मान भी आपको बताया था 0.3010, यहाँ पे रख दो, और बराबर EA बटे में 2.303 गुणे 8.314 गुणे 20 बटे में 313 गुणे 293, और पूरी वैल्यू सेम है, देख सकते हो, केवल log 2 का मान रखा। अब हमें मान निकालना EA का, तो EA को उधर ही रखो, और जो चीज़ें इधर नीचे इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 0.3010, यहाँ पे ये पद नीचे इधर आ जाएगा, ये तो गुणे पे आ जाएगा, तो 2.303, ये नीचे है तो 8.314, इसी तरह से ये भी नीचे था, तो इधर साइड जब आएगा तो ये भी गुणे पे ही आएगा यहाँ पे, तो 313 गुणे 293, और ये जो 20 है ये आपका नीचे आ जाएगा, ये 20 आपका नीचे आ जाएगा, और उधर क्या बचेगा, EA बच जाएगा, उधर क्या बच जाएगा, EA आपका बच जाएगा,
ठीक है, ये आपका बच जाएगा। देख सकते हो सिंपल सी बात है। क्या हुआ यहाँ पे 2 और गुणे पे 0.3010 था। नीचे वाले जितने भी पद हैं इधर भाग में है, इधर आ जाएंगे गुणे में, तो 2.303, 8.314, 313 गुणे 293, और ये जो 20 इधर गुणे पे था ये इधर आ जाएगा भाग पे, तो 20 नीचे आ गया, बच गया केवल ये। यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको इसे हल करना है अपने मन से। ऊपर वालों का गुणा कर देना, फिर 20 से भाग लगा देना, जो आंसर आएगा वो हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 52.8 और आपका केल्विन जूल मोल इनवर्स। ठीक है, ये आपका मात्रक आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, कुछ नहीं करना, अब आपको आगे भाग दे देना है। सिंपल, पहले देखो चाहो तो यहाँ पे 2 से काट लेना, 2 दहम 20 आ जाएगा 10, फिर ऊपर वालों को गुणा करके 10 से भाग लगा देना, ये आपका आंसर आएगा 52.8 केल्विन जूल मोल इनवर्स। ठीक है, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन अच्छा था। सबसे पहले दिया गया था 2 तापमान थे 293 और 313, फिर कहा गया था अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है, तो अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग k मान लिया और बाद वाला वेग हमने 4 गुना हो जाता है, मतलब 4 का गुणा हो जाता है, तो 4 गुणा k हो गया। संक्रियण ऊर्जा कह रहा है यह मानते हुए ज्ञात करो कि ताप के मान, मतलब ताप बढ़ने से उसका मान नहीं बदलता। कहा गया इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता, तो हमने संक्रियण ऊर्जा का मान यहाँ पे निकालना है। तो ये वाला सूत्र लगेगा log K2 बटा K1 इक्वल टू EA बटा 2.303 R T2 माइनस T1 बटा T1 T2। R का मान याद कर लेना 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। R का मान यहाँ पे रखा गया, T2 का मान ये, T1 का मान ये, और K1 का मान ये, K2 का मान ये, सारी मान रख दो। और आपका यहाँ पे केवल कुछ नहीं करना, ये log m की पावर n का सूत्र लगा था, फिर यहाँ पे log 2 का मान आपको इतनी देर से बताते ही आ रहा है 0.3010, और पूरा हल कर लेना। यहाँ पर से EA का मान आ जाएगा 52.8 किलो, वो सॉरी 52.8 केल्विन जूल मोल इनवर्स। यही आपका आंसर भी हो जाएगा। आशा करते हैं सबको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आए। देखो यार जान लो, ये जो जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हल्के में जो लेगा उसको पेपर में पछताना पड़ जाएगा। देखो प्रैक्टिस करो, एक बार में ना समझ में आ रहा हो वीडियो को फिर से पीछे करके अच्छे से समझने का प्रयास करो। ठीक है, वीडियो को पीछे करके फिर से देख लिया करो, जिससे आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो पूरा फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपके रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सारे हमने करा दिए। 3 पार्ट पे थे, पार्ट 1 पे जितने महत्वपूर्ण हो सके वो कराए, पार्ट 2 पे ये पार्ट 3 था। ठीक है, तीनों पार्ट पे सारे न्यूमेरिकल करा दिए। जिसने इनके न्यूमेरिकल कर लिए तीनों पार्ट के, उसको और बार से न्यूमेरिकल पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा पेपर में मस्त तरीके से करके आओगे। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, और चैनल पे जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही क्लास 12 केमिस्ट्री की। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर जाके जरूर वीडियो और देखना।